बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए प्रथम वर्ष की गृह व्यवस्था में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आवासीय आवश्यकता एवं मानव प्राप्ति के साधन। यानी आवासीय आवश्यकता होती क्या है, मानव प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आवासीय आवश्यकता क्या होती है। तो आदिकाल से ही जगत के सभी प्राणी वर्षा, धूप, ठंड, आंधी, तूफान तथा भयानक जीव जंतुओं से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षित स्थान खोजते रहे हैं। आदिकाल में मानव गुफाओं, झोपड़ियों में रहते थे। सभ्यता के विकास के साथ गृह निर्माण कला में भी काफ़ी उन्नति हुई है। आदिकाल में मकान का उद्देश्य सुरक्षा था, परंतु आजकल मकान केवल सुरक्षा की भावनाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता, बल्कि शांतिपूर्वक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्यप्रद जीवन व्यतीत करते हुए अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, इसके लिए बनाया जाता है। घर में रहकर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, सुखी एवं शांतिमय जीवन व्यतीत करता है। शरीर की मौलिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, संरक्षण, मौसम से संरक्षण, धूप, गर्मी, सर्दी, वर्षा आदि से बचाव करता है। घर में सब सदस्य आपस में प्रेम, त्याग, सहयोग, दवा आदि भावनाओं को मिलकर बांटते हैं। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवादार स्थान तथा स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखकर बनाया गया मकान अति आवश्यक है। घर में प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त स्थान एवं सुविधाएं उपलब्ध हों। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु तथा हवादार घर होने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। गंदे, अंधेरे और अस्वास्थ्यकर निवास स्थान में रहने से कमजोरी, जुकाम, क्षय तथा अन्य श्वसन संबंधी रोग आसानी से हो जाते हैं। हवा, प्रकाश, वातावरण तथा मकान की स्थिति, पड़ोस, दिशा हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। ये हमारी आवासीय आवश्यकता कहलाती है। उसके बाद देख लेते हैं कि गृह निर्माण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है मकान से हमें रहने को सुरक्षित स्थान मिलता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, मकान हमारी धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि से भी रक्षा करते हैं। तीसरा पॉइंट है मकान आकस्मिक घटनाओं से भी हमें बचाता है। मकान में हमें एकांतता और गोपनीयता भी मिलती है। मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। व्यक्तिगत कार्य के लिए स्थान मिलता है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी स्थान प्राप्त करता है। ये हमारे मकान के उद्देश्य थे। अब देखते हैं कि मकान की योजना बनाते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा आर्थिक व्यय, यानी गृह योजना को प्रभावित करने वाला यह महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि बिना धन के गृह निर्माण का कार्य तो संभव ही नहीं हो सकता। घर बनवाने में या गृह खरीदने में अधिक व्यय खर्च करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी कुल मासिक आय का 25% घर पर खर्च करना चाहिए। इस राशि का किराया दिया जा सकता है। मकान के निर्माण के लिए गए ऋण को उतारने की किश्त अदा भी की जा सकती है। एक व्यक्ति को 36 से 48 माह के तुल्य अपनी कुल आय को व्यय करना चाहिए। यदि उसकी मासिक आय 2000 रुपये है तो उसे मकान निर्माण में 72,000 से 86,000 रुपये खर्च करने चाहिए। घर बनवाने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। आर्थिक स्थिति के अनुसार हम जितना धन मकान बनाने में खर्च कर सकते हैं, उसी आकार का मकान बनवाने की हमें उसको सोचना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है अभिव्यंजकता, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व व कार्य विधियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। मकान व कमरे की सज्जा से परिवार के सदस्यों की रुचियाँ, आदतों और मूल्यों का पता लग जाता है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं, इच्छाओं के अनुसार ही मकान की रूपरेखा हमें तैयार करनी चाहिए। उसके बाद आता है कार्य, यानी मकान का मुख्य कार्य परिवार के सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। गृह योजना बनाते समय इन आवश्यकताओं को हमें ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे सोना कहाँ पर है, भोजन कहाँ पकाना है, खाने का स्थान कौन सा होगा, मलमूत्र त्याग, स्नान आदि। इसके अतिरिक्त हमें मनोरंजन, पढ़ना लिखना आदि की भी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। उसके बाद आता है बाह्य स्वरूप, यानी बाह्य स्वरूप का अर्थ है कि घर बाहर से कैसा दिखता है, वो उसमें खिड़की दरवाजों की व्यवस्था कैसी है, घर के भीतर शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश का आगमन है या नहीं, ये सब देखा जाता है।
इसी तरह घर के अंदर से बाहर के प्राकृतिक स्वरूप का आनंद लिया जा सके। कमरों की दिशा इस प्रकार की होनी चाहिए कि सूर्य का प्रकाश दिन में एक बार उसमें जरूर आए, जैसे दक्षिण या दक्षिण पूर्व में या उत्तर दिशा में। हवा की दिशा को ध्यान में रखकर शांत कक्ष की खिड़की रखनी चाहिए ताकि शुद्ध हवा से स्वातन बना रहे। उसके बाद हमारा आता है व्यवसाय, यानी मकान की योजना बनाते समय जिसके लिए मकान बनाया जा रहा है उसके व्यवसाय का ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत परिवार वालों का रहन सहन का स्तर, मनोरंजन, खान पान एवं रुचियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। उनकी आवासीय आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होती है, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, दुकानदार, वकील आदि के रहने के लिए आवश्यकताएं हमारी भिन्न भिन्न होती हैं। एक शिक्षक को पढ़ने के लिए और एक डॉक्टर को मरीजों को देखने के लिए एक अलग कमरे की आवश्यकता होती है। उसके बाद एकांतता, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, सबसे मिलजुल कर रहना पसंद करता है, परंतु फिर भी उसे प्रतिदिन कुछ समय एकांत में रहना अच्छा लगता है। उसे विश्राम के लिए, अध्ययन के लिए एकांत स्थान की आवश्यकता होती है। गृह योजना बनाते समय प्रत्येक सदस्य की एकांतता का भी उसको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी गृह योजना बनाते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य के अनुरूप योजना बनानी चाहिए। हर सदस्य को अलग कमरा उपलब्ध हो, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए अलग कमरा, पूजा के लिए अलग कमरा या स्थान, और छोटे बच्चों के लिए खेलने कूदने का स्थान होना चाहिए। उसके बाद आता है कमरों का पारस्परिक संबंध, यानी घर की योजना बनाते समय कमरों का पारस्परिक संबंध अर्थात कमरों का समूहीकरण का ध्यान रखना चाहिए। घर के कमरों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पहला कार्य का क्षेत्र, जैसे रसोई घर या भंडार घर, चौक व बरामदा। दूसरा है अतिथियों का क्षेत्र, जैसे कोई मेहमान आ रहा है तो उनके बैठने का कक्ष हो। तीसरा एकांत क्षेत्र, जैसे बाथरूम हो गया, अध्ययन कक्ष हो गया या शयन कक्ष। तीनों क्षेत्र एक दूसरे से पृथक होते हुए भी संबंधित रहते हैं। रसोई घर मुख्य द्वार के पास होना चाहिए ताकि घर के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान रखा जा सके। शयन कक्ष के पास बाथरूम, बैठक के पास खान पान कक्ष और खान पान कक्ष के पास रसोई घर होना चाहिए। कमरों का समूहीकरण इस प्रकार करना चाहिए कि प्रत्येक भाग आपस में इस प्रकार जुड़े रहें कि कार्य करने में सुगमता भी हो और एक दूसरे से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की दूरी भी अधिक ना हो। उसके बाद आता है लचीलापन, यानी आजकल जगह की कमी होने की वजह से कमरों में लचीलापन होना चाहिए, यानी कि एक कमरे के अनेक उपयोग हों, जैसे बैठक के साथ भोजन कक्ष की व्यवस्था, रसोई के साथ भोजन की व्यवस्था, बैठक को अतिथि कक्ष बना देना, शयन कक्ष के साथ अध्ययन, जो कमरों की उपयोगिता में वृद्धि कर देते हैं। ऐसे कमरों में बहुउद्देशीय फर्नीचर जैसे सोफा, कम बेड, दीवान इत्यादि का उपयोग होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा मकान प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं। तो मकान प्राप्ति के साधन हमारे 2 हैं। सबसे पहला देखते हैं किराए का घर, यानी किराए का घर कौन सा होता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी एक निश्चित किराए की दर के आधार पर अपने परिवार की आवश्यकता अनुसार आवास के लिए मकान किराए पर ले सकता है। वो किराएदार का मकान कहलाता है। किराएदार मकान में रहने के प्रतिफल हर माह किराया देता है। मकान मालिक और किराएदार के बीच समय का समझौता होता है और कम किराया बढ़ाया जा सकता है। किराए के मकान से अनेक लाभ भी हैं, जैसे कि इसके लाभ हैं, पहला, किराए का मकान स्वेच्छा से जब चाहे खाली किया जा सकता है, अपनी इच्छा अनुसार उसको कभी भी खाली कर दो। अन्य मकान किराए का लिया जा सकता है और उसका मकान का किराया भी लिया जा सकता है। आर्थिक स्थिति के अनुसार मकान को परिवर्तित भी किया जा सकता है। उसके बाद सुविधाजनक एवं उपयुक्त स्थान पर मकान किराए पर लिया जा सकता है, जिससे आने जाने में भी कम व्यय हो। किराए के मकान सस्ते पड़ते हैं क्योंकि मकान बनवाने में लाखों रुपए लगते हैं। उसके बाद किराए के मकान के प्रति उत्तरदायित्व कम होता है। मकान की देखभाल, मरम्मत आदि के कार्य करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ मकान मालिक की होती है। उसके बाद परिवार में सदस्यों की संख्या, रुचि, आयु एवं आवश्यकताओं में भी परिवर्तन आने पर मकान को बदला जा सकता है। ये तो इसके लाभ थे। अब देख लेते हैं कि किराए के मकान की हानियाँ कौन कौन सी हैं। तो आजकल मकानों का किराया बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी बदलना आसान नहीं होता। दूसरा पॉइंट, मकान मालिक किराएदार की इच्छा अनुसार मकान की मरम्मत, सफेदी या रंगाई नहीं करवाता, जिससे किराएदार की परेशानी होती है।
उसके बाद ज़्यादातर किराए के मकान स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होते हैं। उसके बाद है आवश्यकताओं में तथा आय में परिवर्तन आने पर मनचाहा किराए का मकान नहीं मिलता है। उसके बाद किराए के मकान में परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि मकान किराएदार के विचार के अनुसार निर्मित नहीं होता है। उसके बाद है किराएदार को किराए के मकान में अपनापन नहीं मिलता है, क्योंकि पड़ोसी एवं किराएदार सदैव बदलते रहते हैं, जिससे एक प्रकार की दूरी सदैव बनी रहती है। उसके बाद कई बार मकान शहर से दूर भी मिलता है, जहाँ से स्कूल, बाजार, ऑफिस आदि दूर होते हैं। इस कारण आने जाने में भी अधिक व्यय होता है। तो ये इसकी हानियाँ थी। अब देखते हैं मकान प्राप्ति का दूसरा साधन क्या है। तो वो है स्वनिर्मित मकान, यानी कि स्वनिर्मित मकान स्वयं का मकान होता है। यानी स्वनिर्मित मकान स्वयं के निरीक्षण एवं निर्देश से बनाया हुआ मकान होता है। जो अपनी खुद बनाते हैं हम, वो स्वनिर्मित मकान कहलाता है। इसे हम अपनी रुचि और पसंद से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित करवाते हैं। स्वयं द्वारा निर्मित मकान से एक प्रकार की आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है। देख लेते हैं स्वनिर्मित मकान के लाभ कौन कौन से हैं। तो स्वयं का मकान होने से व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा पॉइंट, मकान मालिक बन जाने से समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। उसके बाद तीसरा, अपना मकान होने पर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार और आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीद कर मकान में ला सकता है। उसके बाद अपने मकान में रहने से पास पड़ोस से भाईचारे का संबंध भी स्थापित होता है। अपनी मर्जी से मकान की आंतरिक एवं बाहर सजावट भी की जा सकती है। उसके बाद है निजी मकान में व्यक्ति विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और बच्चों पर किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं होती है। उसके बाद यदि मनुष्य कुछ बड़ा है या कुछ कमरे अतिरिक्त हैं यदि मकान कुछ बड़ा है या कुछ कमरे अतिरिक्त हैं तो उन्हें किराए पर देकर पारिवारिक आय की वृद्धि भी की जा सकती है। ये तो उसके लाभ थे स्वनिर्मित के। अब देख लेते हैं कि स्वनिर्मित मकान से हानियाँ कौन कौन सी हैं। तो स्वयं का मकान बनवाने में काफ़ी मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए परिवार को बचत भी करनी पड़ती है और अपनी आवश्यकताओं में कटौती भी करनी पड़ जाती है। उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको वो पूरा करने को नहीं मिलता है। उसके बाद स्थानांतरण होने पर स्वयं का मकान छोड़ने पर दुख भी होता है। अगला पॉइंट, स्वयं का मकान होने पर उत्तरदायित्व और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे मकान की मरम्मत करना, उसकी देखभाल करना, ये सारे कार्य उसको करने पड़ जाते हैं। उसके बाद है मकानों के मूल्य घट जाने पर स्वयं के मकान वालों को घाटा उठाना पड़ता है। उसके बाद है मकान में रंगाई पुताई आदि करवाने में पैसा और समय भी बहुत खर्च होता है। तो ये स्वनिर्मित मकान की हानियाँ थीं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक आवासीय आवश्यकताएं समाप्त होता है। धन्यवाद।